हेलो दोस्तों, सुप्रिया क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का और हिंदी विषय का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे और उससे बहुत ही थोड़ा सा संक्षेप में, मगर प्रत्येक बिंदु को हम लोग उसका सार सार एकदम निचोड़ करते हुए देखते हुए चलेंगे, ताकि और भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो उसे हम भली भांति कर सके। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो और लोगों के पास शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल स्वर है, तो मूल स्वर जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अ, ई, उ और री, ये हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक, तो मूल स्वर हमारे कौन है? अ, ई, उ और री। ए, ओ और औ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। आ, ई और उ, ये हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। अंग और अह को हम लोग अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मूल स्वर आपका अ, ई, उ और री है। आ, ई, उ हमारा दीर्घ स्वर है। ए, ओ और औ मिल करके हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जिसे हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। और अंग और अह आपके क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अब अगला कह रहा है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि य और व हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक, ड और ढ, देखिए यहाँ पर यदि बिंदी है तो इन्हें उच्छिष्ट या ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं या द्विगुण वर्ण कहते हैं। तो हमारा अर्धस्वर जो है वो हमारा क्या है? यह है और वह है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला उत्तर हमारा सही होगा कि अर्धस्वर हमारा यह और वह कहलाते हैं। इसी से संबंधित पूछ लेता है कभी कभी अंतस्थ वर्ण। क्या पूछ लेता है? अंतस्थ वर्ण आपसे पूछ लेता है। तो य, व, र और ल हमारा क्या हो जाता है? अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्या है कि निम्न अक्षर में महाप्राण वर्ण हैं। तो निम्न अक्षर में महाप्राण, अब देखिए महाप्राण का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में या अंग्रेजी में लिखने पर एच आ जाए, क्या आ जाए? यच आ जाए। जैसे क का क्या होता है? के होता है। च का सी एच, मगर यही एक अपवाद है क्योंकि छ में सी डबल एच होता है ना, तो प्रारंभ में इसी को अपवाद कहते हैं। तो यच का क्या होता है? ह, जिसे बोलने में अधिक समय भी लगे और मुख से अधिक वायु बाहर निकले तो वो हमारा महाप्राण वर्ण कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ह हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए, शुद्ध शब्द जो होता है वो हमारा है चौथा नंबर, हमारा शुद्ध शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध शब्द, ये देखिए वानर है जो, ये हमारा शुद्ध है, बानर हमारा अशुद्ध होता है। ठीक, जंगम का विलोम होता है, जंगम का होता है अस्थावर। जंगम का क्या होता है? अस्थावर होता है। ठीक, तो इसका ब वाला उत्तर सही होगा। अब हम देखिए अगला देखते हैं। वर्ण द और य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है, तो विद्यालय वाला द बनता है। क्या बनता है? द। तो देखिए ये द हुआ और ये हुआ, तो इससे मिलकर के हमारा क्या बनता है? संयुक्त वर्ण द बनता है। वर्णमाला का आशय है, तो वर्णमाला का आशय है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को, ठीक, व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो देखिए व्यवस्थित समूह, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से तात्पर्य हमारा वर्णमाला से है। ठीक, अब हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या क्या मानी जाती है? 52। और स्वर कितने हैं? तो स्वर हमारे 11 हैं। ठीक, और हमारे व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन हमारे कितने माने जाते हैं? मान लीजिए कि 41 माने जाते हैं। जोड़ देंगे 1 1 2 4 1 5। ठीक, तो कुल मिला के हो गए 52। और मूल व्यंजन यदि आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? मूल व्यंजन। ठीक, अगर मूल व्यंजन आपसे पूछा है तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है?
33 है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक, अगला है कि अयोगवाह वर्ण हैं। देखिए अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो हमारे अंग और अह हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। तो इसमें देखिए केवल विसर्ग वाला दिया है, तो अयोगवाह वर्ण हमारा क्या है, विसर्ग है। अब अल्प प्राण ये देख लीजिए, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम प्रत्येक वर्ग का। जैसे क हो गया, फिर ग हो गया, फिर अंग हो गया। फिर इसी तरह से देखिएगा कि जैसे अल्प प्राण में हमने क्या बताया कि ये हो गया आपका क, ग और अंग, मतलब पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। जैसे हो गया ख और घ, और उसके बाद इसी तरह से छ और झ। तो इसी तरह से जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब अगला है देखिए, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है। रुकना या अर्ध ठहराव, तो ये किसका है, अल्प विराम का। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हिंदी में सबसे ज़्यादा जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग कहलाता है, किया जाता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब कह रहा है हर्ष, शोक तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है। तो देखिए हर्ष, घोष, घृणा आदि द्योतक चिन्हों के साथ जो लगता है वो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जैसे देखिए ये ऐसे होता है। ठीक, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह से होता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया कुल चिन्ह, ठीक, तो कुल चिन्ह यदि पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके ऑप्शन में 11 है तो 11 नहीं तो 13 मार करके आइएगा। तो कुल चिन्हों की संख्या अक्सर 13 है, कहीं कहीं पर 11 भी दिया हुआ होता है, तो 11 और 13 नहीं देगा, या तो 11 देगा या तो 13 देगा। तो चिन्हों की संख्या या तो 11 या तो 13 होगा। ठीक, शुद्ध शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। तो शब्द को संक्षिप्त लिखने में लाघव चिन्ह को अपनाया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, लाघव चिन्ह। देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, अल्प विराम का चिन्ह चाहे हम ऐसे कर लें, ठीक, और उद्धरण चिन्ह हमारा ऐसे हो जाता है। लाघव चिन्ह हमारा किस तरह से होता है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जो उद्धरण चिन्ह हमारा होता है वो किस तरह से होता है, हम आपको बता दें। उद्धरण चिन्ह ऐसे और ऐसे करके ये हमारा उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद देखिए लाघव चिन्ह जो होता है, लाघव चिन्ह होता है वो ऐसे करके बना होता है, ये हमारा लाघव चिन्ह है, ठीक। और पूर्ण विराम आप जान ही रहे हैं कि ऐसे होता है, अल्प विराम ऐसे करके यहाँ पर बूंदी भी दिया रहता है, इस तरह से हमारा बनता है। तो इन चिन्हों को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि चिन्ह बराबर पूछे जा रहे हैं। अब अगला है शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। तो शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो स वाला हमारा द वाला उत्तर सही होगा, ठीक। कौन सा, अपूर्ण विराम, मतलब जिसे हम लोग अपूर्ण विराम या अल्प विराम जिसे कहते हैं वही एक ही चीज होता है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है या प्रश्न सूचक चिन्ह हैं। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब देखिए जो हमारा ये है कि अल्प विराम है, ये हमारा क्या है, अल्प विराम। इन चिन्हों को ध्यान दे लेते हैं, अल्प विराम, ये हमारा अल्प विराम है, ठीक। और उसके बाद देखिएगा ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इस तरह से ऐसे दिया होता है। और देखिए ये कौन सा चिन्ह होता है, ये अर्ध विराम होता है, ये हमारा अर्ध विराम होता है। और ये हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह दिया ही है। निम्न में से कौन सी ध्वनि
अंतस्थ नहीं है। तो देखिए अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत क्या आता है, य, व, र और ल। ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए व मिल गया, र मिल गया, ल मिल गया, ये हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अंतस्थ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो जो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं है पूछा है, इसका मतलब ये देखो ब जो है, मतलब प्रश्न उत्तर, ये उत्तर हमारा अ वाला सही होगा, क्योंकि ब हमारा अंतस्थ वर्ण नहीं है। अब दे रहा है कि पाठ्य पुस्तक विश्लेषण होता है। तो पाठ्य पुस्तक विश्लेषण होता है, ठीक, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री, ठीक, क्योंकि एक कहानी पूरा पढ़ेंगे टाइम लगेगा, एक निबंध पूरा पढ़ेंगे टाइम लगेगा, कविता को देख करके नहीं समझा जाता। एक कालांश दिया होता है, जैसे एक पैरा जिसे हम कहते हैं, एक पैरा को देख करके उसी से पाठ्य विश्लेषण किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आनंद शब्द का विलोम है। तो आनंद शब्द का विलोम क्या होता है, विषाद होता है, ठीक। विष किसका होता है, अमृत का होता है, ठीक है। ये उसके बाद देखिए अब है विरोध शब्द का विलोम होता है। अब 18 नंबर है विरोध शब्द। कभी कभी हम किसी का विरोध करते हैं तो उसका हम लोग कभी कभी समर्थन भी कहते हैं। तो विरोध शब्द का होगा समर्थन। सहमत का क्या हो जाएगा, असहमत, ठीक, असहमत। ध्यान दीजिएगा, सहायता का असहायता हो जाएगा, अनुरोध का, ठीक, ये इसका दूसरा कुछ होगा। अब देखिए कह रहा है 19 का स ह व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको देखिए हम लोग क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। तो स हमारा क्या है, उसमें व्यंजन है। अंतस्थ इसमें दिया हुआ है, तो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं य, व, र और ल, ये हमारे अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन दिया है, तो संयुक्त व्यंजन आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। इस तरह से 4 संयुक्त हैं, ठीक। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ही हमारे उसमें हैं। द्विगुण के अंतर्गत केवल 2 वर्ण आते हैं, ये ढ, ड और ये ढ, ठीक, जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये हमारा द्विगुण ताड़न जात वर्ण हमारे कहलाते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से और बहुत बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं हम आपको पढ़ाने की। क्योंकि ये जो विकल्प दिया है, इन विकल्पों का भी हम डिस्क्रिप्शन मतलब विस्तार कर रहे हैं। अहि शब्द का पूछ रहा है, अहि, ठीक, अहि शब्द का अर्थ है। अब अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प और नृप का होता है राजा। अब भौरा का आप जान रहे, बारदूल, सॉरी, भौरा आप जिसे हम लोग मधुमक्खी या फिर बर्रे जो होता है उसे भौरा कहते हैं। अस्थावर का विलोम है, देखिए इसके पहले पूछा भी है। अस्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। अचल का सचल होता है, ठीक, चेतन का अचेतन होता है। तो इसी तरह से अब देखिए हम अगला देखते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो जो शुद्ध शब्द है वो होता है कुमुदिनी। क्या होता है, कुमुदिनी। तो शुद्ध और अशुद्ध थोड़ा सा आप अपने से पढ़िएगा, ठीक। अशुद्ध, अशुद्ध, पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको अपने से ध्यान देना होगा। कोई कितना करा सकता है, तो शुद्ध अशुद्ध बस एक एक दो बार देखेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये श्रृंगार है। कभी कभी ये देखिए, ये इसको अक्सर करके लगा देते हैं, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं ये देखिए स है ना, ठीक, इसी में ये आधा र लगा हुआ है, ठीक। अब आधा र या फिर ये री, उसके बाद इसी में आधा र में फिर री नहीं लग सकता, या तो र लगेगा या तो री लगेगा। तो इस र को हटाएंगे तो यहाँ पर री लगेगा, तो श्रृंगार शब्द आपका शुद्ध होगा। भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, तो यह कथन बाबूराम सक्सेना जी का है। किसका है, बाबूराम सक्सेना जी का। अब देखिए देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो देखिए देवनागरी लिपि के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रतिवर्ष लिपि से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आया है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये इसका गुण है।
एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, ये भी है। शिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। ठीक, तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। शिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक और अलंकरण के लिए नहीं होता है, इसका जरूरी है। ठीक, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि चिन्ह, ये उसका गुण है। तो कह रहा है संबंधित नहीं है शब्द पूछा है, तो नहीं है के लिए आपका स उत्तर सही हो जाएगा। अब कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा वर्ण होता है। अब वर्ण न दिया हो तो यदि आपसे कहीं कह दे कि ध्वनि, तो अगर वर्ण नहीं दिया है तो ध्वनि पर हम लगाएंगे। जो वर्ण होता है ये वर्ण के ध्वनि के लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। ध्वनि को सुना जाता है, वर्ण को लिखा जाता है। ठीक, स्वर हमारे वर्ण कहलाते हैं और अक्षर भी कहलाते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम जो है वो है विग्रह। क्या है? विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अब्ज शब्द का अर्थ होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अब्ज शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो अब्ज शब्द का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि अब्ज माने शंख होता है। यहाँ पर शंख भी दिया हुआ है, कपूर भी दिया हुआ है, ठीक, और कमल, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के भी अब्ज होते हैं, शंख के भी और कपूर के, इसलिए उसमें क्या होगा? प्रयुक्त सभी। क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क से म तक के व्यंजन हमारे स्पर्श कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श। इसकी एक परिभाषा है कि कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। ठीक, मतलब क जिसके आदि में हो, म जिसके अंत में हो, वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब की संख्या हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। उष्म व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त कितने हैं? 4। और स्पर्श कितने हैं? 25। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर के कितने तक होते हैं? म तक होते हैं। और ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ध्यान दे लीजिएगा इसको कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो क से लेकर के म तक के व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अब कह रहा है 30वां नंबर हमारा है, 30वां नंबर हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची जो नहीं है, जलधि, जल में ये भी है, उदध ये भी है। जहाँ जहाँ पर धी अगर आपको लगा हुआ मिल जाए तो वो जान लीजिए कि समुद्र का पर्यायवाची है। और उर्वशी ये समुद्र के पर्यायवाची नहीं है, तो जो द होगा वही आपका उत्तर सही होगा, मतलब पर्यायवाची नहीं। सब इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, वरना आप क्या करेंगे? समुद्र का पर्यायवाची लगाना चालू कर देंगे। पर्यायवाची नहीं है। शब्दों को एकदम से अच्छे से पहचानना सीखिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों को सही से नहीं पहचान सकते, जिसके कारण से कभी कभी गलती हो जाती है और हमारा 1 नंबर आते हुए भी चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आपको एकदम चौकन्ना रहना है और प्रश्न को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद ही उत्तर की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए अगला हमारा और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए हिमालय का पर्यायवाची जो है वो देखिए गिरिराज, ये भी हिमालय का पर्यायवाची है। ठीक है, हिमाद्री भी है, नगराज है, मगर गिजरेस ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन नहीं वाला करके पूछ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और तब उसके बाद उत्तर की तरफ बढ़िएगा। तो हमने आज के टॉपिक में 31 क्वेश्चन हिंदी के कराए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको 60 तक का क्वेश्चन कराएंगे और इसी तरह से 30 क्वेश्चन हम आपको 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हिंदी से, संस्कृत से, गणित से इत्यादि विषयों से लाएंगे और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए।